हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, विलियन चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ टॉपिक हमारा छूट गया था, उसको पहले तो पढ़ लेंगे। उसके बाद न्यू चैप्टर जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन उसको पढ़ेंगे। तो भाई ऐसा है कि देखो, हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। किसी विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसे हम लोग कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। ये तो हो गया सैद्धांतिक बात। लेकिन रियल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है विलयन में जाने के बाद घुलकर क्या होती है, एक से अधिक हो जाती है। जैसे देखिए, अगर हम NaCl को घोलते हैं तो फिर वो विलयन में जाने के बाद Na+ और Cl- दो अणु में टूट जाता है। या फिर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो दोनों आपस में मिलकर किसी एक अणु में बन जाते हैं। तो जब एक अणु में बन जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि विलयन में विलय के अणु का संयोजन हो गया। और जब क्या होगा, टूट जाएगा, तो कहेंगे विलयन में विलय के अणु का वियोजन हो गया। ऐसी स्थिति में जो हमें अनुसंख्य गुणधर्म प्राप्त होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अपसामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। जब अवाष्पशील विलय को विलयन में घोला जाए और इन विलय कणों में संयोजन या वियोजन हो जाए तो इससे प्राप्त अनुसंख्य गुणधर्म को अपसामान्य अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब ठीक उसी प्रकार पूछेगा आपको अपसामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो फिर वही बात है कि जब अवाष्पशील विलय को विलयन में घोला जाए और क्या हो, संयोजन या वियोजन हो, तो इस प्रकार विलय के प्राप्त आणविक द्रव्यमान को क्या कहेंगे, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहेंगे। अब जब बात होती है अपसामान्य आणविक द्रव्यमान की, तो यहाँ एक बात मतलब सोचना क्या है, ज़रूरी है कि जब वियोजन होता है तो अनुभार में क्या होता है, कमी। क्योंकि बड़ा था वो टूट गया तो अब इसका भार एक कण का क्या हो गया, छोटा। पहले एक कण का भार ज़्यादा था, अभी एक कण का भार क्या हो गया, छोटा। तो अनुभार में क्या आ जाती है, कमी। लेकिन वहीं अगर संयोजन हो तो अनुभार में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब देखिए, कोई चीज़ कितना भाग में टूटा है, इससे हम एक पता लगाते हैं एक फैक्टर का, जिसको हम लोग कहते हैं वांट ऑफ गुणांक या फिर वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है कि वियोजित या संयोजित कणों की संख्या और सामान्य कणों की संख्या का अनुपात होती है, ठीक है ना। या फिर इसको कहेंगे प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म। प्रेक्षित का मतलब टूटने के बाद या फिर मिलने, संयोजन या वियोजन के बाद जो अनुसंख्य गुणधर्म प्राप्त हुआ वो, और बटा में अगर संयोजन या वियोजन नहीं होता तब उसका जो अनुसंख्य गुणधर्म होता वो। तो ये तो अगर आपको पूछेगा वांट ऑफ गुणांक क्या है, तो कहिएगा वियोजित या संयोजित कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या, या फिर वियोजित या संयोजित कणों की संख्या और सामान्य कणों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ये कब निकाला जाता है, जब किसी विलयन में विलय के कण घुलते हैं और वो या तो जुड़कर संयोजित हो जाते हैं या फिर वियोजित हो जाते हैं, तब निकलता है वांट ऑफ गुणांक। अब देखिए, वांट ऑफ गुणांक में ही अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो एक चीज़ यहाँ पे है। देखिए, एक तो सूत्र प्रेक्षित का मतलब आप समझ गए, संयोजन या वियोजन के बाद अनुसंख्य गुणधर्म और सामान्य यानी पहले का गुणधर्म। लेकिन जब बात अनुभार की आए तो अनुभार में संयोजन में भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वियोजन में घटता है, इसलिए सूत्र पलट जाता है। सामान्य अनुभार यानी पहले जितना अनुभार था उसको अंश में रखते हैं और हर में यानी नोमिनेटर में सामान्य अनुभार, डिनोमिनेटर में रखते हैं प्रेक्षित अनुभार यानी संयोजन या वियोजन के बाद अनुभार। तो वांट ऑफ गुणांक का तीन को हम लोग क्या, तीन तरीके से हम सूत्र लिख सकते हैं और तीन तरीके से हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बात बोलना होगा, जब विलय के अणु को विलयन में घोला जाए और विलय के अणु का संयोजन या वियोजन हो तो संयोजित या वियोजित कणों की संख्या और सामान्य कणों की संख्या का अनुपात वांट ऑफ गुणांक कहलाता है। या फिर कहिएगा वही वाला कंडीशन हो तो प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म और सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म का अनुपात वांट ऑफ गुणांक होता है। इसको I से डिनोट करते हैं। या कहेंगे सामान्य अनुभार और प्रेक्षित अनुभार का जो अनुपात होता है वो वांट ऑफ गुणांक होता है। यहाँ एक चीज़ देखना कॉमन है कि अनुभार जो होता है भाई वो वांट ऑफ गुणांक का क्या होता है, तो वांट ऑफ गुणांक का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा अनुभार है, तो संयोजित या वियोजित होने के बाद। खैर ये तो सैद्धांतिक बात है, रियल में हम लोग यहाँ से समझते हैं
कि जैसे मान लीजिए NaCl है तो NaCl दो भाग में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे जो अनुसंख्य जो वन टॉप फैक्टर हो जाएगा I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। AlCl3 जो है ये जो टूटता है तो ये Al3 प्लस में टूटता है, तो एक हो जाएगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो ये 1 और 3 कितना हो जाएगा अनु 4। तो यहाँ वन टॉप गुणांक का मान हो जाएगा 4। अब Al2SO4 का होल थ्राइस है तो यहाँ Al हो जाएगा 2Al2 प्लस 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा I का मान तो 5 हो जाएगा। उसके बाद Mg2 प्लस और प्लस Cl माइनस कितना 2, तो 2 1 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा वन टॉप गुणांक का मान तो 3। तो जितना अणु में जितना आयन में टूटेगा वही होता है वन टॉप गुणांक। रियल में यही है, बाकी आप परिभाषा यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए अब है परासरण समपरासरी विलयन। तो ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब का मान एक समान हो क्या कहलाता है, समपरासरी विलयन कहलाता है। अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये दोनों टॉपिक छूटा हुआ था तो हमने आपको डील करवा दिया, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले। अब है हमारा विद्युत रसायन। तो भाई विद्युत रसायन क्या है, विद्युत का मतलब आप समझिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत का मतलब आप समझिए विद्युत ऊर्जा, और रसायन का मतलब आप समझिए रासायनिक ऊर्जा। यानी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, रासायनिक अभिक्रिया से यानी केमिकल रिएक्शन से, और ये आपको प्राप्त होती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो यह एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या फिर अगर केमिकल रिएक्शन कराएं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हमें किस में सिखाया जाता है, तो विद्युत रसायन में। अब सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल क्या होता है भाई, तो विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड से बनी एक ऐसी युक्ति जो या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम लोग कहते हैं सेल। आई होप की परिभाषा आप पॉज करके लिख भी सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड से बनी होती है तथा ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है अथवा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी पर सेल जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल होता है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ से एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि सेल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, एक रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो कोई भी चीज़ जो पानी में डालने के बाद टूट जाता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य। यानी कि ऐसा कोई भी विलयन जो अपने आयनों में टूट जाए, जैसे आपको पता है NaCl जो है ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत अपघट्य। NaCl क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य। और इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक छड़ होता है। इलेक्ट्रोड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्लस रॉड, यानी ऐसा छड़ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब यहाँ पे समझने के लिए हम थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यह एक प्रकार का क्या है, मतलब स्ट्रक्चर है, बीकर है। अब इस बीकर में कुछ लिक्विड ले लेते हैं और इसमें 2 क्या करते हैं, छड़ ले लेते हैं। एक छड़ को हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, बड़ा वाला धन ध्रुव होता है, छोटा वाला ऋण ध्रुव होता है। और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के ऋण ध्रुव से। ऋण ध्रुव से जिसको जोड़ते हैं वो होता है अपना कैथोड, और धन ध्रुव से जिसको जोड़ते हैं वो होता है एनोड। और यहाँ पर जिस पदार्थ को हम लोग लेते हैं वही होता है विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से एक बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ हैं जो आयन में टूटेंगे, आयन में क्या हो जाएंगे, ये टूटेंगे। तो आयन 2 प्रकार का बनेगा, एक धन आयन बनेगा और एक ऋण आयन। अब देखिए धन ध्रुव से एनोड को जोड़े हैं तो एनोड यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और कैथोड क्या होगा, माइनस। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा कि एनोड एक ऐसा छड़ होता है जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कैथोड एक ऐसा छड़ होता है जहाँ पर क्या होता है, अवकरण। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एनोड हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है और कैथोड हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है।
अब ऑक्सीकरण क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज़ करे, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी अगर कहीं पे हो रही है तो वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि अगर कहीं पे हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अवकरण कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर H+ है और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये H बनाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, अवकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, देखिए पहले H+ के पास कम था अभी ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन वहीं पे Na है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और बना लिया Na+, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो एक बात यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि ये घटना जो क्या है, ऑक्सीकरण है, ये कहाँ पर होगा, एनोड पर होगा, और ये घटना जो क्या है अवकरण, ये कहाँ पे होगा, कैथोड पर। तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अवकरण। अवकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इतना बात अगर आप समझ लिए हैं तो यही ये वाला जो बनावट है, ये जो बनावट है यही है सेल, और ये एक विशेष प्रकार का सेल है। इस सेल को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। देखिए यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ होगा वो टूटेगा, तो ये अपघटन अभिक्रिया होगा। तो विद्युत धारा प्रवाह से क्या हुआ, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। तो विद्युत धारा मीन्स विद्युत ऊर्जा, अपघटन रासायनिक ऊर्जा, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया मतलब रसायन ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा से रसायन ऊर्जा बदला, इसलिए ये क्या है, विद्युत अपघटनी सेल है। फिलहाल इसको हम लोग और डीप में जाकर के पढ़ेंगे, अभी इसका छोटा सा कंसेप्ट देने के लिए हमने ऐसा किया। तो विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें बिजली प्रवाहित होने पर या फिर जो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड। हमेशा कैथोड प्लस नहीं होता है और हमेशा एनोड माइनस नहीं होता है, सॉरी हमेशा जो है एनोड प्लस नहीं होता है या फिर कैथोड हमेशा माइनस नहीं होता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और हमेशा यहाँ पे रिडक्शन होगा। यानी हमेशा यहाँ पे अवकरण होगा और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब जो विद्युत अपघट्य हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे पदार्थ जो बहुत तीव्रता से अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो मंद गति से टूटते हैं उसे कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जितने भी प्रबल अम्ल हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तो ये सारे क्या हैं, या फिर जितने भी प्रबल भस्म हैं जैसे NaOH, KOH, तो ये सारे जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे जितने भी पदार्थ हैं ये क्या हो जाते हैं, हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य हो जाते हैं। और जो दुर्बल अम्ल है जैसे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है दुर्बल। या फिर दुर्बल कोई क्षार ले लीजिए MgOH का होल 2, तो ये भी क्या हो जाता है अपना दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आई होप कि विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य आप समझ लिए होंगे। एनोड किसे कहते हैं ये भी समझ लिए होंगे, कैथोड किसे कहते हैं ये भी। ये सब पूछा नहीं जाता है, बस इसको थोड़ा सा समझ लेना होता है ताकि इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। अब यहाँ विद्युत अनपघट्य क्या है, या फिर लिखा रहता है विद्युत अविच्छेद्य क्या है। तो ऐसा पदार्थ जो नहीं टूटता अपने आयनों में जल में, तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत अनपघट्य। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, क्लोरोफॉर्म, ये सब नहीं टूटता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2, ग्लूकोज का C6H12O6 और क्लोरोफॉर्म का CHCl3, तो ये सभी नहीं टूटते हैं, तो ये सब क्या हो गया, विद्युत अनपघट्य। अब हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे प्रतिरोध के बारे में। किसी वायर का ऐसा गुण या किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाते हैं जिसका ऐसा ही मात्रक ओम होता था। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को या फिर व्युत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम को क्या बोलते हैं, चालकता। चालकता को C से दिखाते हैं, प्रतिरोध को R से। इसलिए क्या हो जाता है भाई, इसलिए चालकता बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा प्रतिरोध। अब इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक होता है K, क्या क्या होता है, K होता है विशिष्ट प्रतिरोध। K क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता या फिर चालकता को ही चालकत्व भी बोला जाता है। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तो प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे R=L ρ/A, तो यहीं से ρ क्या हो जाता है भाई, RA/L।
आर ए बटा क्या हो जाता है, एल हो जाता है। तो यही वाला फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो रो है ये क्या है, प्रतिरोधकता, और इसी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो एक बात यहाँ से आपको पता चल गया, अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है तो क्या कहिएगा, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो विशिष्ट चालकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा आपका विशिष्ट चालकत्व का एसआई मात्रक। तो यहाँ से विशिष्ट चालकत्व अगर आप समझ गए हैं तो अब दो तरह का चालकत्व हम लोग को पढ़ना होगा। जिसमें एक है अपना मोलर चालकत्व। मोलर चालकत्व क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, विलयन है यानी विद्युत अपघट्य है, और विद्युत अपघट्य की मात्रा हमने लिया 1 मोल। तो 1 मोल अगर विद्युत अपघट्य का मात्रा लिए तो इससे कुछ ना कुछ हमें आयन प्राप्त होंगे, क्योंकि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, आयन में टूटते हैं। तो इससे जो आयन प्राप्त होंगे, इस आयन के चालकत्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोलर चालकत्व बोलते हैं। तो पूछेगा आपसे मोलर चालकत्व क्या होता है, तो कहेंगे विद्युत अपघट्य की 1 मोल मात्रा से प्राप्त आयनों के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं, और इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू होता है आयतन अगुणे के यानी विशिष्ट चालकत्व। अब हम लोग जानते हैं मोल बराबर होता है मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का मोल बटे विलयन का कौन चीज़, आयतन, और यहाँ पर विलय का मोल बटे विलयन का आयतन होता है, और यहाँ पर m अगर आयतन ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब चूँकि यहाँ विलय का मोल या फिर विद्युत अपघट्य का मोल 1 मोल लिए हैं, तो n के जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ से v बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1000/m। तो यहाँ पर v बराबर क्या देते हैं, मोलर चालकत्व में k इधर आ जाता है, 1000/m रखते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 1000/M, जहाँ ये कैपिटल M क्या है, मोलरता है। कैपिटल M क्या है, मोलरता है। और ये जो k है ये क्या है, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग अपने आप को प्रोसीड करें तो यहाँ पे है तुल्यांकी चालकत्व। जैसे मोलरता होता है मोल बटे लीटर, वैसे ही एक होता है नॉर्मलता, और नॉर्मलता होता है तुल्यांकी भार बटे कौन सी, लीटर। तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान को चार्ज यानी आवेश से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे सोडियम का तुल्यांकी भार निकालिएगा तो आप सभी को पता है, एक सेकेंड, देखिए जैसे हमको सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना है, तो हमको पता है सोडियम का द्रव्यमान होता है 23 ग्राम, और हमको ये भी पता है कि सोडियम का संयोजकता होता है +1। तो इसका जो तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार जो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/1 बराबर 23 है। तो तुल्यांकी भार इसका 23 ग्राम होगा। जैसे हम लोग मैग्नीशियम का निकालना चाहते हैं, तो इसका तो वैसे तो द्रव्यमान क्या है, 24 ग्राम, और इसकी जो वैलेंसी है यानी चार्ज जो है वो क्या है, +2। तो इसका जो तुल्यांकी भार हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 ग्राम। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार हो जाता है किसी तत्व के लिए उसका द्रव्यमान बटे उसका कौन सी संयोजकता, या फिर मान लीजिए आवेश जितना उस पर होता है। तो यही बात है यहाँ पे। तुल्यांकी भार जो है, ऐसा नहीं कि किसी का अगर परमाणु भार अधिक है तो उसका तुल्यांकी भार भी अधिक होगा। जना यहाँ सोडियम से मैग्नीशियम का परमाणु भार अधिक है, लेकिन तुल्यांकी भार इसका 23 है, इसका 12 ही है। तो अलग अलग होता है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार अगर आप समझ गए, तो तुल्यांकी भार को अगर जैसे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलता। जैसे मोलरता होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का मोल, तो वैसे ही नॉर्मलता होगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी भार। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मोलरता होता था मोल, विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। अगर आयतन लीटर में था तो अगर आयतन ml में था तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर v इक्वल टू आ गया था, मोल का संख्या चूँकि 1 था, 1 बटे कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वैसे ही यहाँ नॉर्मलता क्या हो जाएगा, विलय का ग्राम तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार बटे
बटे कौन सी आयतन यानी ml में, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 1000 करेंगे। अब ग्राम तुल्यांक का मान यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 बटा, ये देखिए तुल्यांकी भार के लिए अगर ग्राम तुल्यांक का मान या तुल्यांकी भार का मान 1 लेंगे तो भी आ जाएगा नीचे, ऊपर में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, और वो चीज़ क्या है देखिए, वो चीज़ है यहाँ पे कि v बराबर क्या हो जाएगा 1000 अपॉन n यानी नॉर्मलता। तो नॉर्मलता और मोलरता में क्या हम लोग समझे, मोलरता होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का मोल, और नॉर्मलता होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का तुल्यांकी भार या फिर ग्राम तुल्यांक। तुल्यांकी भार को ही क्या कहते हैं ग्राम तुल्यांक कहते हैं, तुल्यांक इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर वही है, तो पहला हमने मोलर चालकत्व पढ़ा, तो मोलर चालकत्व अपना क्या होता है कि अगर क्या होता है विलय के 1 मोल के, विलय या विद्युत अपघट्य के 1 मोल के विद्युत अपघटन से प्राप्त आयनों के चालकत्व को हम लोग क्या बोलते हैं मोलर चालकत्व बोलते हैं। हम क्या कहेंगे विद्युत अपघट्य या विलय के 1 मोल के अपघटन से प्राप्त आयन के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। ये भी होता है, इसको हम लोग लेमडा m से डिनोट करते हैं। लेमडा m इक्वल टू होता है v मल्टीप्लाइड बाय k, जहाँ k होता है विशिष्ट चालकत्व यानी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, और यहाँ पे वॉल्यूम के जगह हम लोग चूँकि मोल ले लिए, 1 मोल विद्युत अपघट्य का क्या किए अपघटन किए, तो यहाँ n के जगह 1 ले लेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा n के जगह 1 गुना 1000 तो 1000 बटे मोलरता v यहाँ आएगा तो मोलरता यहाँ, तो ये सूत्र आएगा। तो हम लोग v के जगह क्या लिख सकते हैं 1000 अपॉन m, तो ये मोलरता। अब वैसे ही हम लोग तुल्यांकी चालकत्व भी निकालते हैं, तो तुल्यांकी चालकत्व निकालते हैं तो क्या कहते हैं किसी विद्युत अपघट्य के या किसी विलय के 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा के अपघटन से प्राप्त आयनों के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। यहाँ भी फार्मूला होता है, इसको लेमडा EQ से डिनोट करते हैं। ये भी होता है क्या हो जाता है ये भी, तो हमारा v मल्टीप्लाइड बाय k यानी वॉल्यूम इंटू विशिष्ट चालकत्व होता है। अब यहाँ v बराबर हम लोग वैसे ही जैसे यहाँ v बराबर 1000 बटा मोलरता था, तो यहाँ 1000 बटा नॉर्मलता होता है। ये बस फार्मूला पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये पूछ लेगा कि ये दोनों किस प्रकार होता है। अब एक और बात होता है, एक होता है इस दोनों में संबंध। देखिए दोनों में क्या संबंध है हम निकालते हैं यहीं पे। देखिए एक है लेमडा m बराबर है k मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलरता, और है लेमडा EQ बराबर है k मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन नॉर्मलता। तो इसका मतलब है मोलरता और इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कोना कोनी गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको भी अगर क्या कर लें गुना कर लें यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मोलरता गुना जो मोलर चालकत्व है वो नॉर्मलता गुना तुल्यांकी चालकत्व के बराबर है, क्योंकि राइट साइड में तो k मल्टीप्लाइड बाय 1000 ही है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें। यहाँ पे वही चीज़ हम लोग लिख लिए हैं कि मोलरता गुने कैपिटल M इक्वल टू तुल्यांकी भार गुने नॉर्मलता। तो इसका मतलब है मोलरता बटे तुल्यांकी भार करेंगे तो n नीचे आ जाएगा, सॉरी m नीचे आ जाएगा n ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा मोलर चालकत्व बटा तुल्यांकी चालकत्व बराबर नॉर्मलता बटे मोलरता। तो अगर ये दे दिया तो अगर संबंध पूछ लिया तो आप बता सकते हैं इसको। अब हम लोग तनुता चालकत्व पर तनुता का प्रभाव समझते हैं। तनुता का मतलब होता है पानी मिला दिए तो जितना पानी मिलाएंगे उतना वो विलयन क्या हो जाएगा तनु हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालकत्व हम लोग 3 वो पढ़े हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, तो पहला हम लोग पढ़े हैं विशिष्ट चालकत्व, दूसरा मोलर चालकत्व और तीसरा तुल्यांकी चालकत्व। तो तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ जाती है, तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घट जाता है, बाकी मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व बढ़ जाता है। तो पूछेगा क्या प्रभाव है, तो वो प्रभाव आप बता दीजिएगा।
अब देखिए एक कोलेरॉस नामक वैज्ञानिक आए, जैसे आप नॉर्मल समझिए कि मान लीजिए हमारा अनंत तनुता का बात है। अनंत तनुता का मतलब है कि बिलियन में जो भी चीज़ हम घोलें वो एकदम मतलब जैव अणु घोले सब अणु क्या हो जाए, टूट ही जाए। विद्युत अपघट्य का सारा अणु अगर टूट रहा है तो तन्यता क्या है, अनंत है। तो अगर NaCl हम घोले तो NaCl का जो मोलर चालकत्व है अनंत तनुता पर वो क्या होगा, तो इसमें जो टूटेगा तो Na+ का मोलर चालकत्व और Cl- के मोलर चालकत्व के बराबर नहीं होगा। तो यही सेम चीज़ बोले हैं कोलेरॉस। कोलेरॉस ने कहा कि अनंत तनुता पर, क्या बोले, तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। कोलेरॉस का नियम है कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य का मोलर चालकत्व उसके आयनों की चालकत्व यानी मोलर चालकत्व के योगफल के बराबर होगा। जैसे NaCl को तोड़े तो Na+ और Cl- के मोलर चालकत्व को जोड़ देंगे तो NaCl का चालकत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस घटना को इस नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलेरॉस का नियम बोलते हैं। अब हम लोग एक अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का मतलब सिंपल है कि विद्युत धारा के प्रभाव में किसी पदार्थ या विद्युत अपघट्य को तोड़ना। तो जैसे NaCl है, इसको यहीं पे समझते हैं हम लोग। विद्युत अपघटन का मतलब है विद्युत धारा के उपयोग के द्वारा अपघटन अभिक्रिया कराना। अब जैसे मान लीजिए NaCl है, तो इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ बनाएगा और Cl-। अब देखिए ये जो विद्युत अपघटन होता है वो विद्युत अपघटनी सेल में होता है। तो प्लस वाला विद्युत अपघटनी सेल में हम जानते हैं कि कैथोड होता है माइनस और एनोड क्या होता है प्लस। तो जो यहाँ प्लस वाला है वो माइनस के पास जाएगा और जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, Na अगर कहेगा गलित मतलब मेल्ट अगर NaCl को हम लोग लेंगे तो Na+ बनेगा और Cl- टूटेगा। तो कैथोड होता है माइनस, तो Na जो है वो कहाँ पर प्राप्त होगा, कैथोड पर, और वहाँ प्राप्त होगा तो ये किस रूप में होगा, Na धातु के रूप में होगा। और जो क्लोरीन है वो हमें कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पर, और ये किस रूप में होगा, तो क्लोरीन गैस के रूप में होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl के जलीय विलयन का अगर विद्युत अपघटन कराएं तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, तो कहिएगा सोडियम धातु। कहेगा एनोड पर कौन सी प्राप्त होगा, तो कहिएगा क्लोरीन गैस। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर पूछेगा जलीय, क्या पूछेगा, जलीय NaCl का अगर विद्युत अपघटन कराएं तब क्या होगा। तो इसका मतलब है कि NaCl तो टूटेगा ही, साथ में जल भी टूटेगा। तो Na तो बनाएगा Na+ और Cl-, ये भी बनाएगा H+ और OH-। अब देखिए दोनों ही माइनस है तो दोनों कहाँ जाना चाहेगा, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज रहता है। और ये दोनों प्लस है तो कहाँ जाना चाहेगा, कैथोड पर, और ये दोनों माइनस है तो ये दोनों कहाँ जाना चाहेगा, एनोड पर। लेकिन जाएगा कोई एक ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि Na+ Cl- से क्या, Na+ OH- से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना, और ये बना लेता है NaOH। तो माइनस वाला ये हमें कहाँ, एनोड पर प्राप्त हो जाते हैं, किस रूप में, Cl2 के रूप में, और H+ हमें कहाँ प्राप्त हो जाते हैं, कैथोड पर H2 गैस के रूप में। तो अगर NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करें तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एनोड पर हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। अब इस दोनों में Na+ क्यों नहीं यहाँ गया, H+ क्यों आया, तो देखिए दोनों प्लस है तो दोनों को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं अवकरण क्षमता, या फिर इसी को अवकरण विभव कहते हैं। अब एक श्रेणी है जिस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अवकरण क्षमता घटती है, उस श्रेणी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो तत्वों की ऐसी श्रेणी जिसमें ऊपर से नीचे आने पर अवकरण विभव का मान बढ़ता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखिए ये वाला जो श्रेणी होता है वो आप क्लास 10th में धातु की क्रियाशीलता में पढ़े होते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर कम क्रियाशील मिलता है।
क्रियाशीलता कम होती है, लेकिन जो अवकरण विभव है वो बढ़ते जाता है नीचे आने पर। सोडियम बहुत ऊपर आता है इस श्रेणी में और हाइड्रोजन बहुत नीचे, इसका अवकरण क्षमता अधिक है, तो यही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बना लेती है। और इस दोनों में इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है, माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्योंकि ज़्यादा है तब ना माइनस है, तो ये इसका ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अधिक होता है। तो ये कहाँ पर प्राप्त हो जाता है, एनोड पर प्राप्त हो जाता है। जिसका अवकरण विभव अधिक होगा वो कैथोड पर प्राप्त होगा, जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा वो एनोड पर प्राप्त होगा। अब यही कारण है कि हमें क्या कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है। अब इस श्रेणी को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये श्रेणी क्या होता है, इस श्रेणी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराएं तो कैथोड पर देखिए Na+ है, तो प्लस वाला हमें कैथोड पर प्राप्त होगा, और कैथोड पर आपको पता है Na+ किस रूप में होगा, तो Na धातु के रूप में प्राप्त होगा। और जो Cl- इसका टोटा ये हमें कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पर, और किस रूप में भाई, तो Cl2 गैस के रूप में हमें प्राप्त होगी। अब इसको यहाँ पे देखिए NaCl के जलीय विलयन को लेंगे तो बनेगा Na+ और H+, और ये बनेगा, और जो यहाँ पे बनेगा Cl- और OH-, तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NaOH। और जो ये प्लस वाला है ये कैथोड पर हमें प्राप्त होगा, तो ये किस रूप में हमें प्राप्त होगा, तो H2 गैस के रूप में। और यहाँ पर जो Cl- है ये हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा, तो ये हमें किस रूप में प्राप्त होगा, तो Cl2 के रूप में, Cl2 गैस के रूप में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये गलित NaCl पूछ रहा है या फिर जलीय, तो उस आधार पे आप इसका क्या करिएगा, आंसर। अब नॉर्मली ये देखा जाता है कि क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें एनोड पर प्राप्त होते हैं, पर हमेशा सही नहीं है, इसलिए इसको भूल भी सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो कहेंगे तत्वों की बनी ऐसी श्रेणी जिसमें ऊपर से नीचे आने पर अवकरण विभव का मान बढ़ता है, या नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ता है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकरण विभव बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो अवकरण विभव बढ़ेगा। उस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए ये पूरा एकदम ए श्रेणी में है, ये लिथियम के नीचे पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, उसके नीचे है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे करके ये बहुत बड़ा श्रेणी है। तो आपको जहाँ तक याद हो ये कर लीजिएगा अपना याद, ऐसे करके याद कर सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक से। ऐसे लिखवा सरकाना करके ऐसे तीर मार दीजिएगा, बता दीजिएगा कि मतलब थोड़ा सा भी लिख दीजिएगा तो उसको पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत याद है। ऐसे करके आप बता सकते हैं, लिखवा सरकाना, मगल मंजरकर, फेकट कोनी, उसके बाद टीन हो जाता है, लीड हो जाता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर के नीचे तो सब याद ही रहता है, Hg, Ag, Au, Pt। तो हमको तो याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा तो काम आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोड तो आप जानते हैं धातु का क्षर होता है, जो कि किस में होता है, विद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोड में दो क्षमता होता है, एक तो ऑक्सीकरण का यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो अवकरण हो गया, और एक होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या हो गया भाई, ऑक्सीकरण, क्योंकि घट जाएगा, और ये क्या हो गया, अवकरण। तो यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड में एक क्षमता है इलेक्ट्रॉन के त्याग करने का या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने का। तो इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन की त्याग करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, अवकरण विभव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, मानक अवकरण विभव क्या है। अच्छा एक बात बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण विभव कहाँ पर होगा, तो ये कहाँ पर होगा भाई, एनोड पे होगा, एनोडे पर ऑक्सीकरण होता है। और ये अवकरण विभव कहाँ पर होगा, तो ये कैथोड पर होगा, ठीक है ना। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो जब
टेम्परेचर हो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हो, वायुमंडलीय प्रेशर हो 1 atm, और कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलरता कितना हो 1 मोलर। वैसी स्थिति में इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण की क्षमता को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? तो NTP, अर्थात इस वाले कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की क्षमता, और इस वाले कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? मानक अवकरण विभव। तो आई होप कि ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम थोड़ा सा सेल के टाइप में देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला कौन से था? विद्युत अपघटनी सेल। और एक क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल। मैं वीडियो को पॉज करके इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतना लंबा हो जाए कि आपको बोरिंग फील हो। बस मैं रिवीजन पर्पस को लेकर ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी जितनी मेरे से मदद हो सके मैं उतना कर दूँ।